आप ले लो, चाहे आप रेलवे का पेपर दो, चाहे आप एसएससी का या फिर किसी भी जेईएन आईएन जो भी है, वहां पर इसमें क्या है आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस के उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये आना भी चाहिए ना कि ये है क्या और इसका कैसे हम क्या है डेरिवेशन याद कर सकते हैं या फिर उसे समझ सकते हैं। तो देखो बेसिकली ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो जिस बच्चे को यही नहीं पता कि रेजिस्टेंस क्या है, हम उसको इससे क्या मतलब। तो रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जब मैंने ओम्स लॉ करवाया था। अब जो बच्चे चाहते हैं कि सर एक बार ओम्स लॉ आप दोबारा से बता दो, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या ओम्स लॉ को दो बार मैं बोलूंगा, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, जो आपको सूटेबल लगे वो आप लोग गेन कर सकते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले सुनिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, when all physical conditions like temperature, pressure, length and cross-sectional area of a conducting wire is kept constant, then the potential difference generated at two ends of conducting wire is directly proportional to the current flowing through it, यानी कि V proportional to I। ओके, अगर हिंदी में आप बच्चे इसको सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रखा जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल टू I। और यहां से आपने क्या देखा ओम्स लॉ से कि सर V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से V को हम कह सकते हैं R इंटू में I कह सकते हैं, I को हम कह सकते हैं V अपॉन में R कह सकते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा IR और I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, V अपॉन में R। ये सारी चीजें कल मैंने आपको बताई थी। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखी, क्योंकि इसका हो सकता है यूज हो जाए आज के इस टॉपिक में। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। मान लो मैं यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ और मेरे पास क्या है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो उस बॉक्स में है ही नहीं, जो मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, मोर देन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस को आपस में इस तरह से कंबाइन करूंगा कि जो मुझे डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके लिए क्या करना होगा, मुझे माथापच्ची। माथापच्ची का मतलब है कि उनको अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं जोड़ूंगा तो वही क्या है, वही है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि द कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस टू गेट अ डिजायर्ड रेजिस्टेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वाह सर मजा आ गया। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज की जब हम बात करते हैं तो सीरीज का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक होता है ना। सीरीज में लग जाओ, एक सीरीज बनी सर 1 2 3 4, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सीरीज का मतलब है 1/1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप लोग देखेंगे तो इसका एक सर्किट होता है और वो सर्किट आपको समझना है। मैं यहाँ पर 3 कंडक्टिंग वायर ले रहा हूँ। 3 का मतलब है 3 कंडक्टिंग वायर्स, वायर्स का मतलब है तार, तार का मतलब है प्रतिरोध। तो कैसे लिए मैंने, ये ले लिया, एक तो ये ले लिया, ठीक है। एक और लिया, उसको मैंने कैसे कनेक्ट किया कि ये जो मेरा पहला वायर है ना, अब इसका ये तो फर्स्ट टर्मिनल हो गया ए, और इसका क्या है जो सेकंड टर्मिनल है ये हो गया बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो बी पॉइंट है इस पर एक और वायर में ऐड कर रहा हूँ। मान लो इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो सेकंड टर्मिनल से, सॉरी देखो इस सेकंड का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो फर्स्ट के सेकंड टर्मिनल से ऐड है। एक और कंडक्टिंग वायर ले लेता हूं और ये रहा मेरा, मान लो डी पॉइंट। तो आप अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन यहीं पर है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच द सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ second wire and the first end of third wire is connected to the second end of second wire। अब इसको देखो, ये रेजिस्टेंस से क्या करना है, अभी इसमें कुछ और सेटअप हमें करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, आप चाहो तो इसमें एमीटर शो कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें वोल्टमीटर शो कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना करना नहीं है, आपको सिंपल डायग्राम बनाना है। बस एक यहाँ पर स्विच लगा दो, क्योंकि स्विच बिना तो कुछ भी नहीं है, क्यों पावर वेस्ट करें। तो ये यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव को छोटा बनाते हैं, पॉजिटिव को हमेशा बड़ा बनाते हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये सारी चीजें आप आराम से सुन सकते हैं, सुनने में काफी मजा है।
तो यहाँ पर मान लो I करंट है, यहाँ पर वोल्टेज मान लो V है, लेकिन ये बैटरी जो है इस बैटरी को B से लिखते हैं, और ये जो यहाँ पर वोल्टेज है इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वो कितना V है। यहाँ पर ये K है जिसको हम की कहते हैं, और ये हमारी करंट का फ्लो इधर है इधर है। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप खुद इसमें दिमाग लगाएंगे। अगर बताओ मान लो कि ये एक पाइप लाइन है, तो इस पाइप लाइन में यहाँ से कोई पानी गया, तो बताओ वो पूरा का पूरा पानी इस पॉइंट पर आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, कोई बात नहीं। क्या वो यहाँ पर पानी जो है यहाँ से पास आउट नहीं हो रहा होगा? सर यहाँ से भी पास आउट होगा, यहाँ से भी पास आउट होगा, यहाँ से भी पास आउट होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर पानी तो है नहीं, यहाँ पर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से एंटर करेगी इस रेजिस्टेंस R1 से, वो R2 में जाएगी और वो R3 में जाएगी। लेकिन एक चीज आप बताओ, क्या यहाँ पर करंट का वैल्यू अलग अलग होगा? नहीं, क्योंकि भाई यही तो चीज है कि जब सर आपने कहा कि एक ही पाइपलाइन है तो पानी तो बटा ही नहीं, तो जाना तो इसी रास्ते से है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्या अब यहाँ पर देखो, अगर ये R1 है और करंट I है, तो मुझे बताओ जो V होगा वो क्या होता है? V होता है I इंटू में R। जब ये R हमारा बदल रहा है तो V भी बदलेगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा हमारे पास मान लो V1, यहाँ पर वोल्टेज होगा V2 और यहाँ पर वो वोल्टेज V3। अब एक बात बताओ, ये जो टोटल वोल्टेज होगा V, वो एक्चुअली किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है? V1, V2, V3 में। तो आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं और हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ पर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना चाहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन सुन लो, प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन, प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, व दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये वाला देखो, दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो तथा इसी क्रम में आगे भी जुड़े हुए हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि a combination of resistance in which the first wire of second terminal is connected to the second wire of second terminal of first wire, and the first terminal of third wire is connected to the second terminal of second wire, and so on, is known as series combination of resistance। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि इसमें पूरे में इलेक्ट्रिक करंट जो I है वो तो सेम है, लेकिन जो होगा कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं therefore, क्यों? क्योंकि सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। R1, R2, R3 क्या है? 3 कंडक्टिंग रेजिस्टेंस मैंने क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, और वे किससे कनेक्टेड है? V वोल्ट की बैटरी से। तो ये बताओ V जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? V1, V2, V3। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो V1 है वो क्या है? वोल्टेज अक्रॉस R1, और ये कितना होगा सर? V इक्वल होता है IR, तो IR1 मानते हो। इसी टाइप से V2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? IR2। इसी टाइप से जो V3 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? IR3। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में आप V1, V2, V3 का वैल्यू रख दीजिए। जब V1, V2, V3 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, देख लो इसको आप लोग, तो आप क्या पाएंगे कि सर हमें मिलेगा यहाँ पर V इज टू I R1 प्लस में I R2 प्लस में I R3। अब यहाँ से एक चीज और, आपने ये देखा ओम्स लॉ से क्या होता है कि जो V होता है एक्चुअली किसके इक्वल होता है? IRT। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? I, तो यहाँ पर हुआ R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब ये I से I गया, तो आप बताओ ये जो R है आपके पास, ये R इक्विवेलेंट हो गया, मतलब इस टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, जो तुल्यांक की प्रतिरोध हो गया, तुल्यांक की प्रतिरोध वो कितना हो गया? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अगर प्यारे बच्चों अगर ये तीन रेजिस्टेंस ही हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा तुल्यांक प्रतिरोध जो होगा, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमारा R1 प्लस R2 प्लस में R3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप ये कहेंगे कि सर मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस n होते, n का मतलब है बहुत ज्यादा होते, तो कुछ नहीं करना होता आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता? आपको ये करना होता कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 अप टू Rn। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये है कि हम क्या समझे यहाँ से कि सर ये जो तीनों रेजिस्टेंस थे या जितने भी रेजिस्टेंस ये हमारे पास है उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? R इक्विवेलेंट के बराबर हो। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसको मैं क्या करता हूँ? इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ, और वो इक्विवेलेंट सर्किट मेरा बनेगा कुछ इस टाइप से। एक छोटा सा सर्किट, एक बच्चा सा सर्किट, प्लस माइनस
ये बैटरी हो गया, ए बी हो गया, ये करंट जा रहा है, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया बच्चे। क्यों? क्योंकि अब ये सारा रेजिस्टेंस आपको पता चल गया और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया। बस ये याद रखना आपको कि कैसे हमें वो करना है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। अब मैं चलता हूँ आगे दूसरे वाले पर। देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता रहा हूँ, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हट चुका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां भी एक रास्ते में से दो रास्ते बन जाए वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है पैरेलल, वो रास्ता है समांतर। देखते हैं कैसे। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। मेरा एक रास्ता है और उस रास्ते पर मैंने क्या है, एक प्रतिरोध लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। मेरा एक और यहाँ पर एक रास्ता बनाया मैंने और मैं क्या है यहाँ पर इस रास्ते से चला और इस रास्ते से मैं कहाँ पर चल दिया, इस जगह पर आ गया। एक और मैंने रास्ता लिया और इस रास्ते से मैं चला और यहाँ पर मैं आ गया। माना कि मैंने यहाँ पर 3 वायर लिए हैं, एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का रेजिस्टेंस है R3 और तीसरे का रेजिस्टेंस है पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। और इनको मैंने क्या किया कि इन जितने भी कंडक्टिंग वायर्स हैं, देखो मैंने 3 लिए हैं, आप चाहो तो 30 ले सकते हो। सर 30 में तो बोर्ड भर जाएगा, अभी मजाक कर रहा हूँ। ये आप कितने भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये आपने लिए। अब इनका सबका जो पहला टर्मिनल है, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल है, वो एक पॉइंट से कनेक्टेड, मान लेते हैं इसको ये रहा C, और दूसरे जो है वो किससे कनेक्टेड है, D से। अब इसको यहां से पावर सप्लाई हम देंगे। पावर सप्लाई कैसे दे रहे हैं कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। देखो ये है बैटरी, अगर इसको ये है हमारे पास जो भी हम कनेक्ट करते हैं ना, ये एक डीसी सोर्स है। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट सोर्स है, एसी नहीं है, अल्टरनेटिव करंट सोर्स नहीं है। ये एक सेल होता है, मैं इसको बैटरी बोल देता हूँ। अगर इसको बैटरी बनाना है तो इसमें क्या करना होता है, हमें इस टाइप से ऐड करने होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी बनती है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इस सेल को क्या बोल देता हूँ, मैं बैटरी बोल देता हूँ। समझ गए ना आप? अंतर समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत अलग हैं। ये V वोल्ट हो गया, यहाँ पर करंट जाएगी। अब एक बात बताओ, हमारे पास पानी यहाँ से चल रहा है, ये पानी की टंकी है, पॉजिटिव से नेगेटिव लेकर चलते हैं, पानी का मतलब पॉजिटिव। तो ये यहाँ से चला और पानी हमारे लिए क्या है, यहाँ पर साइंस में इस वाले इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट जाएगी तो बताओ, ये 3 रास्ते मिल गए इसको, इसमें चाहे कितना भी ले जाएगा तो सही ना, इसमें कितना भी ले जाएगा तो सही ना, इसमें कितना भी ले जाएगा तो सही ना। तो मैंने इसमें मान लिया कि इसमें I1 गया और इसमें I2 गया और इसमें I3 गया। और जब ये तीनों यहाँ पर आएंगे तो ये I1 यहाँ पर आएगी, ये I2 यहाँ पर आएगी और ये I3 यहाँ पर आएगी, और ये तीनों यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलकर फिर से क्या बन जाएगी, I। तो ये हमारा इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन व्हिच द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल कंडक्टिंग वायर्स इज कनेक्टेड टू द वन पॉइंट एंड सेकंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट। प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। सर बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, कसम से बहुत जल्दी बोल रहे हैं भाई। ऑप्शन आता है सेटिंग, स्लो कर लेना यार, समझ लेना मेरी बात को, उसको सेट कर लेना, स्लो चल जाएगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो पसीने में पसीना पसीना होगा, तो समझो यार। तो ये आ गया, आपको दोबारा से बोल दो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू द वन पॉइंट एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ ऑल कंडक्टिंग वायर्स इज कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का एक ऐसा समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो एक चीज मुझे बताओ कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या है, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग है। R1 पर है I1, R2 पर है I2 और R3 पर है I3। अब एक चीज देखिए आपने कि ये जो टोटल करंट है I, वो क्या इक्वल होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 की। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं मैं कि जहां पर विद्युत धारा समान होती है वहां पर विभवांतर क्या होता है, अलग अलग, और जहां पर विद्युत धारा अलग अलग होती है वहां पर विभवांतर क्या रहेगा, समान। तो इन सब पर जो प्रतिरोध का मान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, और वो कितना रहेगा, जितना इतना है।
तो सर नियम क्या बन गया? नियम ये बन गया कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है। ठीक है ना? ओके सर। ना अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो I है वो I क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपने एक पढ़ा था सिंस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। तो मुझे बताओ I का वैल्यू V अपॉन में R हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से अगर मैं I1 का वैल्यू निकालूंगा, I1 हो जाना चाहिए सर V अपॉन में R। क्यों? क्योंकि आपने कहा V तो सेम है ना, पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से बताओ I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R2 और I3 का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन में R3। ये सारी जो वैल्यू है बच्चे I1, I2, I3 इसको आप कहां पुट कर दो? इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। तो आप जब देखोगे तो I का जो वैल्यू है वो आ जाएगा सर हमारे पास V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, आप ये ज्यादा पसंद है? अरे नहीं, ये मैं हूं ना, तो मैं तो खुद को पसंद हूं ना, लेकिन फिर भी क्या करें, पसंद को भी नापसंद बनाना पड़ेगा ना भी। तो क्यों? क्योंकि इसको मुझे लिखना होगा V अपॉन में R, V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, और वो क्या है हमारे पास V। तो प्यारे बच्चों V अपॉन में R इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो ये गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 1 अपॉन में R1। तो आपने एक चीज यहाँ पर देखी, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, इसको हटा देता हूं मैं। तो आपने क्या देखा कि सर जो 1 अपॉन R है ये इक्विवेलेंट आ गया, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया, और वो हो गया हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका जो क्या है, रेसिप्रोकल है, वो किसके इक्वल होगा? जो प्रतीक हमारा रेजिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। यानी कि जो तुल्यांक प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के जो व्युत्क्रम है उसके योग के बराबर होगा। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने सीखी, अब इसका भी एक वही बन जाएगा, कौन सा वाला? इक्विवेलेंट सर्किट। जो पिछला वाला था बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं बना के नहीं बताऊंगा। अब आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ नोट करके, कि प्यारे बच्चों मान लो अगर हमारे पास R इक्विवेलेंट हमें निकालना है दो रेजिस्टेंस के लिए, R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। ऐसे अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस हमारे, आज के बाद कल मैं न्यूमेरिकल की वीडियो डालूंगा उसमें जब मैं बताऊंगा कि A और B के बीच में आपको R1 और R2 कुछ इस टाइप से नजर आ रहे हैं, इसका मतलब एक रास्ते से दो रास्ते बन रहे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है न्यूमेरिकल में वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ, R इक्विवेलेंट एलसीएम लो, एलसीएम आएगा सर R1 R2, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो R1 प्लस में R2। अब हमें क्या करना, R इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे और ये आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि दो रेजिस्टेंस है तो आपको क्या करना होगा, R1 R2 अपन में R1 प्लस में R2। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल जब आप इन तरीके से करेंगे बहुत टाइम खर्च कर देंगे, आप यकीन मानो इससे जब आप करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये दो के लिए हो गया। अब तीसरे के लिए देखिए कि दो रेजिस्टेंसों के लिए ये हो गया, अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार एलसीएम ले लो R1 R2 R3, ये तो यहाँ से कट गया तो यहाँ पर बचा R2 R3, ये तो यहाँ से कट गया, ये बनना R1 R3, और ये कट गया तो ये क्या बचा हमारे पास R1 R2, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसको रिवर्स कर दो सर कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और ये आपको याद रखना है, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है आप उंगलियों पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी वीडियोस को पूरा देखते होंगे, और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो। आपका क्या करना है, देखो जब मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना तो कष्ट उठा सकते हैं ना मेरे लिए। अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ, नई तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और दोनों ही माध्यमों में मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश।
समझ रहे ना। जो को कोई वर्ड समझ में नहीं आता वो हिंदी में उसको समझ सकता है, और जिसको हिंदी समझ में नहीं आती वो इंग्लिश में से समझ सकता है। और ये न्यूमेरिकल्स हैं, अगली जो वीडियो आएगी उस पर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और सैंपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपने किया क्या था। तो जैसे मान लो आपको कह रहा है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि दिए गए विद्युत परिपथ का क्या है तुल्यांकी प्रतिरोध आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर एक ये दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है, और इसको क्या है यहाँ पर पॉइंट बना रखा है B और यहाँ पर बना रखा है A, और उसने कहा है कि A B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये दे रखा हमारे पास 6 ओम, ये दे रखा हमारे पास कितना ले लो आप इसको, ये दे रखा 3 ओम और ये दे रखा हमारे पास 6 ओम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, A और B के मध्य में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो मेथड आप यूज करोगे, कसम से कह रहा हूँ जिंदगी भर याद रखोगे मुझे, सिर्फ इसलिए कि आपने क्या ट्रिक बताई। तो देखो यहाँ तक अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है, सीरीज में है। देखो ये जो है ये सिंगल वायर हो गया, अगर इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, इसके सीरीज में आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो 6 है वो किसके सीरीज में आ जाएगा, इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो ये 3 पैरेलल हो गया किसके, 6 के, समझ रहे हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। अब देखो सर ये हो गया 6। अब मैंने आपको कल बताया कि दो रेजिस्टेंस हमारे अगर R1 और कल क्या अभी बताया R1 पैरेलल है R2 पे, तो वो क्या होते हैं R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यही चीज याद रखने को कहा मैंने। तो 3 इंटू में 6 अपॉन में 3 प्लस में 6 9 हो गया, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा ये, तो बताओ 6 प्लस में 2 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8 ओम। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। एक और देख लो, वैसे तो टाइम बहुत हो गया, कौन सा देख लो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया ये। अब इसमें आपने करना क्या है, अब मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है क्या चीज, कि ये देखो मैंने ले लिया यहां पर कितना ले लेता हूं मैं, 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, 6 6 6 ले लिया मैंने। अब यहां पर क्या करता हूं कि ये मेरे पास हो गया 4 और ये मेरे पास हो गया 5 ओम लगाना नहीं भूलें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं पहले, कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस अगर हमारे पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वो तीनों क्या है अगर वो सेम वैल्यू के हैं, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R/3। ध्यान से देख लो, अगर हमारे पास 2 हैं तो वहां पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट R/2। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें ट्रिक लगाऊंगा और ये मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया इसका, क्योंकि आपने कहा सर तीनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल है, और वहां पर कितना है 4 है और वहां पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हुआ वो कितना हो गया 5 और 4 9 और 2 11 ओम। आपको ये समझ में आया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, हम तो उम्मीदों के साथ आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इतना सा करेंगे तो हमें एग्जाम में कितने मार्क्स देगा, 3 में से देते हुए 1 नंबर। तो सर ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो, तो देख लो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो ट्रिक में सीखना चाहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 6 पैरेलल है हमारे पास 6 के, और ये 6 पैरेलल है 6 के, और ये क्या करेंगे 5 और 4 9 हो जाएंगे, यानी कि 4 प्लस में 5, ये हमारा R इक्विवेलेंट आने वाला है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इनको क्या करेंगे 6 इंटू में 6 इंटू में 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, ये कल मैंने आपको बताया था। R1 R2 R3 R1 R2 प्लस R2 जो भी है 9। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसको तो ऐसे ही रहने दो, 36 भी 108 हो गया प्लस में 9। अब आप क्या करेंगे, इसको काट लो यहाँ से, 36 3 बार गया और ये गया 2 बार, तो मुझे बताओ 9 और 2 11 आया ना। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया शायद, लेकिन आपको दोनों ही टॉपिक समझ में आए और दोनों का कॉम्बिनेशन से मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको किए हैं। अगले वीडियो में धमाकेदार न्यूमेरिकल्स हम क्या है करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक करना नहीं भूले, और बेल आइकन भी दबा दिया करो आजकल तो।